नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने एक ऐतिहासिक कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ, क्योंकि इस कहानी का कथानक इतिहास से लिया गया है। यह कहानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। वत्स नरेश उद्दयन और अवंती राजकुमारी वासदत्ता की। तो चलिए सुनते हैं कहानी वासदत्ता। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। ये वो समय जब 16 महाजनपद 4 महाजनपद में विलीन हो गए थे। वो 4 महाजनपद थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। वत्स और अवंती महाजनपद में कट्टर शत्रुता थी। वत्स महाराज उद्दयन बहुत ही उच्च कोट के वीणा वादक थे। उन्हें वाद्य यंत्रों का अद्भुत ज्ञान था। महाराज उद्दयन की वीणा का मधुर संगीत सुनकर मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी भी सम्मोहित हो जाते थे। अवंती के महाराज चंद्रप्रदोत की पुत्री वासदत्ता अद्वितीय सुंदरी थी। उसके सौंदर्य की गाथा उद्दयन ने भी सुनी तो वो उससे प्रेम करने लगे। वासदत्ता के सौंदर्य का वर्णन शुक के एक जोड़े ने किया था। वत्स और अवंती राज्यों की शत्रुता सर्वविदित थी। उधर वासदत्ता ने भी उद्दयन के वीणावादन और उसके संगीत प्रेम के विषय में सुना था। वो भी मन ही मन उद्दयन से प्रेम करने लगी थी। महाराज उद्दयन अक्सर अपनी वीणा को लेकर जंगल में निकल जाते थे। उस समय काल के राजा महाराजा जहां जंगल में अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेलने जाते थे, वहीं वत्स नरेश जंगल में वीणा वादन करने जाते थे। कहते हैं कि महाराज उद्दयन की वीणा के स्वर को सुनकर पशु पक्षी सम्मोहित होकर उनके पास आ जाते थे। यहाँ तक कि जंगल का सबसे विशालकाय और शक्तिशाली पशु गज भी महाराज उद्दयन की वीणा सुनकर मदमस्त होकर झूमने लगता था। या यूं कहें कि वो महाराज उद्दयन की सभी आज्ञा का पालन करता था। इस बात की सूचना जब अवंती महाराज चंद्रप्रदोत को चली तो चंद्रप्रदोत ने एक काठ का हाथी बनवाया। उसके पेट में अपने सैनिकों को बंद करके जंगल में खड़ा कर दिया। वो हाथी देखने में बिल्कुल असली गजराज की तरह दिखाई देता था। उसे देखकर उद्दयन ने वीणा वादन प्रारंभ किया, पर जब कुछ देर बाद उस गज में कोई प्रक्रिया नहीं हुई तो महाराज उद्दयन अपनी वीणा लेकर उस गज के निकट आ गए। तब उस गज के उदर में छिपे सैनिकों ने बाहर निकलकर उद्दयन को बंदी बना लिया और चंद्रप्रदोत ने उद्दयन को कारागार में डाल दिया। इस बात की सूचना राजकुमारी वासदत्ता को चली तो वो कारागार में उद्दयन से मिलने गई। वासदत्ता का सौंदर्य देखकर उद्दयन राजकुमारी को देखते ही रह गए। राजकुमारी ने अपने पिता की आज्ञा लेकर उद्दयन से वीणा सिखाने का आग्रह किया। पहले तो उद्दयन तैयार नहीं हुए, परंतु बाद में वीणा वादन सिखाने के लिए तैयार हो गए। वीणा वादन सीखने के लिए राजकुमारी प्रत्येक दिन कारागार में जाने लगी। इसी बीच दोनों में प्रेम हो गया। हम यह भी कह सकते हैं जो प्रेम पहले दोनों के मन में छिपा हुआ था अब वो मुखरित हो गया था। एक दिन वासदत्ता ने उद्दयन से कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपको कारागार से मुक्त करवा सकती हूँ। हम यहाँ से आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि यदि हम यहाँ से चले गए तो पुनः भविष्य में आपके निकट नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम यहाँ से आज़ाद नहीं होना चाहते। उद्दयन ने वासदत्ता के चेहरे पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए जवाब दिया। उद्दयन की आंखों में वासदत्ता के लिए प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा था। यदि मैं भी आपके साथ आपके राजमहल चलना चाहूं तब भी आपका यही उत्तर होगा आर्यपुत्र? वासदत्ता ने गहरी दृष्टि से देखा। फिर महाराज उद्दयन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी?
आप हमारे जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हैं? आर्यपुत्र का संबोधन सुनने के बाद भी क्या इस प्रश्न का कोई औचित्य रह जाता है महाराज? राजकुमारी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। आपके पिता महाराज चंद्रप्रदोत क्या इस विवाह की स्वीकृति देंगे राजकुमारी? इसकी अपेक्षा करना मूर्खता होगी राजन। ये आप भी जानते हैं और ये मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है। राजकुमारी वासुदत्ता ने गंभीरता से जवाब दिया। महाराज उद्यन की दृष्टि वासुदत्ता के चेहरे पर गड़ी हुई थी। वासुदत्ता को गहरी सोच में डूबा हुआ पाकर उदयन ने पूछा, क्या सोच रही हैं राजकुमारी? क्या कोई योजना आपके मस्तिष्क में है? महाराज उदयन ने पूछा। यहाँ से निकलने के लिए योजना तो बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा यहाँ से निकलना संभव नहीं है। वासुदत्ता ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। क्या योजना है आपकी? उदयन ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आप हमारे बंदी हैं, हम जैसा कहेंगे आपको उसके अनुरूप कार्य करना होगा। वासुदत्ता ने भी मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। वासुदत्ता अपने पिता के कक्ष में पहुंची। अपनी पुत्री को देखकर महाराज चंद्रप्रदोत खुश होकर बोले, आओ पुत्री, कैसे आना हुआ और तुम्हारी संगीत शिक्षा कैसे चल रही है? पिताजी महाराज, मैं संगीत शिक्षा में पारंगत हो गई हूँ, पर अब मैं उस शिक्षा का प्रयोगात्मक परीक्षा परिणाम देखना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? बस ये संभव नहीं होगा, इसमें मुझे संशय है। वासुदत्ता ने मायूसी भरे स्वर में कहा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पुत्री? अगर तुम वीणा वादन में पारंगत हो गई हो तो उसका प्रयोग करके देख लो, इसमें क्या बाधा है? चंद्रप्रदोत ने आश्चर्य से पूछा। पिताजी महाराज, ये प्रयोग कारागार में बैठकर संभव नहीं है। उसके लिए मुझे उदयन के साथ वन में प्रकृति के निकट जाना होगा, तभी तो मुझे ज्ञात होगा कि मैं भी वीणा वादन करके हाथी और पशु पक्षियों को सम्मोहित कर सकती हूँ कि नहीं। उदयन हमारे बंदी हैं, हम उन्हें आजाद नहीं कर सकते, इसलिए मेरी शिक्षा अधूरी ही रहेगी। वासुदत्ता ने निराशा भरी आवाज में कहा। मेरी पुत्री की इच्छा अधूरी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो उदयन को कारागार से निकालकर वन में तुम्हारे साथ लेकर जाएं। तुम वहां अपने वीणा वादन का प्रयोग करके देखो कि तुमने वो महारत हासिल की या नहीं। महाराज चंद्रप्रदोत ने अपनी पुत्री को प्यार से देखते हुए कहा। धन्यवाद पिताश्री, वासुदत्ता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। दूसरे दिन उदयन को बंदीगृह से निकालकर राजकुमारी वासुदत्ता के साथ सैनिकों के संरक्षण में वन ले जाने का प्रबंध किया गया। वन में पहुंचकर सैनिकों की निगरानी में उदयन के साथ बैठकर वासुदत्ता वीणा वादन करने लगी। वीणा का मधुर स्वर सुनकर वहां उपस्थित सभी मानव पशु पक्षी सम्मोहित होने लगे। उस क्षण का लाभ उठाकर राजकुमारी वासुदत्ता उदयन के साथ घोड़े पर सवार होकर वायु वेग से वहां से निकल गई। उसने घोड़ों का प्रबंध वहां पहले से ही करवा रखा था। सैनिकों ने इन दोनों का पीछा किया, लेकिन तब तक महाराज उदयन वासुदत्ता को लेकर अवंती की सीमा से बाहर निकल गए। वत्सराज की सीमा में प्रवेश करते ही उदयन की समस्त चिंता समाप्त हो गई। अपने राजमहल में पहुंचकर महाराज उदयन ने अपने महामंत्री योगेंद्रायण से अपने विवाह का प्रबंध करने के लिए कहा। योगेंद्रायण को महाराज उदयन का वासुदत्ता से विवाह करना उचित नहीं लगा। योगेंद्रायण चाहते थे कि उदयन का विवाह मगध के राजकुमारी पद्मावती से हो, क्योंकि उस समय मगध विस्तारवादी नीति को अपनाना प्रारंभ कर चुका था। यदि उदयन मगध की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करते तो वस्त्र कभी भी मगध में विलीन नहीं किया जाता, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं था। महाराज उदयन ने अपने शत्रु चंद्रप्रदोत की पुत्री से गंधर्व विवाह कर लिया था। योगेंद्रायण ने उदयन के विवाह का प्रबंध किया।
महाराज उदयन ने विधिवत वासदत्ता से पाणी ग्रहण किया। उधर चंड प्रदोत का क्रोध प्रचंड रूप धारण कर चुका था, परंतु उनके बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी और उन लोगों ने इस विवाह को राजनीतिक दृष्टि से उचित ठहराया। अपने मंत्रियों की बात सुनकर महाराज चंड प्रदोत का क्रोध शांत हो गया। चंड प्रदोत ने अपना एक दूत वत्सराज में भेजा और उस दूत के माध्यम से अपना आशीर्वाद अपनी पुत्री और जामाता को भिजवाया। अपने पिता का आशीर्वाद पाकर वासदत्ता बहुत प्रसन्न हुई। महाराज उदयन वासदत्ता से विवाह करके उसके मोहपास में ऐसे बंधे कि उन्होंने राजकार्यों को अपने मंत्रिमंडल पर छोड़ दिया और स्वयं दिन रात वासदत्ता के प्रेम में डूबते चले गए। महाराज की इस अवस्था को देखकर उनके सबसे वफादार स्वामी भक्त महामंत्री योगेंद्रायण को बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने महाराज को समझाने की भी कोशिश की, परंतु उदयन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उदयन ने राजदरबार में आना ही छोड़ दिया। वो दिन रात वासदत्ता के साथ अपने अंतःपुर में ही रहते थे। एक दिन जब महाराज उदयन अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तब महामंत्री योगेंद्रायण ने महारानी वासदत्ता से मिलने की इच्छा जताई। योगेंद्रायण का संदेश पाकर महारानी वासदत्ता उनसे मिलने का निर्णय लेकर उनके पास आई। महारानी वासदत्ता जब योगेंद्रायण के सामने आई तो योगेंद्रायण ने उनका अभिवादन किया। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे महामंत्री? वासदत्ता ने पूछा। महारानी, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, पर मेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसका समाधान आप ही कर सकती हैं। महामंत्री ने सम्मानित लहजे में कहा। आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। आप इस राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और महाराज के सबसे वफादार मंत्री। आपकी सलाह से वत्सराज सदैव लाभान्वित होता रहा है। आपके मन में जो है कहिए, आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी वासदत्ता ने सम्मानित लहजे में कहा। महारानी, आपसे विवाह करने के उपरांत महाराज राजकार्यों से मुंह मोड़ चुके हैं। ये राज के हित में नहीं है। आप स्वयं राज परिवार से आई हैं, आपको इसका भान होगा। यदि राजा भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो उसके राज्य पर विनाश के बादल मंडराने लगते हैं, जो राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। योगेंद्रायण ने गंभीर मुद्रा में कहा। हाँ, ये सत्य मुझे भी परिलक्षित होता है, परंतु महाराज इस समय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, स्वयं मेरी भी नहीं। वासदत्ता ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। महारानी, आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। आप स्वयं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। आप स्वयं महाराज को अपने मोह पाश से मुक्त नहीं करना चाहती। आप चाहती हैं कि महाराज आपके मुंह में जकड़े रहे, जिससे भविष्य में वो किसी अन्य राजकुमारी के साथ विवाह न करें। आप अगर चाहें तो महाराज आपके मोह बंधन से मुक्त हो सकते हैं, परंतु आप ऐसा होने नहीं देंगी, क्योंकि आपको डर है कि कहीं महाराज आपके बंधन से आजाद ना हो जाए। योगेंद्रायण ने गंभीर मुद्रा में कठोर शब्दों में कहा और वहां से चले गए। योगेंद्रायण के जाने के बाद वासदत्ता गहरी सोच में पड़ गई। वासदत्ता जब अपने कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा उदयन मदिरा का प्याला हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। वासदत्ता को देखकर बोले, वासदत्ते, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक आप हैं जो हमें यहाँ अकेला छोड़कर बाहर भ्रमण कर रही हैं। महाराज, थोड़ी देर के लिए भ्रमण करना लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसा करने से मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का समावेश होता है। वासदत्ता ने गंभीर मुद्रा में कहा। क्या बात है प्रिय, आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हमारे मन मस्तिष्क में तो सकारात्मक विचार ही हैं, क्योंकि प्रेम करने वाले सिर्फ सकारात्मक सोच रखते हैं। वो ना किसी का बुरा सोचते हैं और ना बुरा करते हैं। तुम यहाँ आओ, मेरे निकट बैठो। मैं तुम्हें वीणा की एक नई और बहुत ही मधुर ध्वन सुनाता हूँ।
जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आविष्कार किया है। तुम्हें यह धुन बहुत पसंद आएगी। उदयन ने वासुदत्ता का हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाते हुए कहा, महाराज, अब आप प्रेम और संगीत से ऊपर उठकर कुछ राजकार्य के विषय में भी ध्यान दीजिए। कहीं राज्य के प्रति आपकी उदासीनता हमारे लिए राज्य के लिए घातक न सिद्ध हो जाए। वासुदत्ता ने गंभीर मुद्रा में कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है प्रिय वासुदत्ते, जो तुम प्रेम के प्रति इतनी उदासीन दिख रही हो? हम तो आपके प्रेम में सब कुछ भुला बैठे हैं और एक आप हैं जो हमारे प्रेम को नकार रही हैं। ये तो उचित नहीं है प्रिय वासुदत्ते। महाराज उदयन ने वासुदत्ता को अपने अंग पाश में भरते हुए कहा। वासुदत्ता भी सब कुछ भुलाकर उदयन के प्रेम में डूबती चली गई। प्रेम के सागर में डूबते हुए वासुदत्ता कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में वासुदत्ता को एक स्वप्न दिखाई दिया जिसमें महाराज उदयन एक भिक्षु की भांति दर दर भटक रहे हैं। लोग उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की दशा इसकी पत्नी वासुदत्ता के कारण है। यदि उसने महाराज को अपने प्रेम पाश में नहीं बांधा होता तो आज इस राजा की यह दशा न होती। महारानी नींद से उठकर बैठ गईं और सोचने लगी, क्या ये स्वप्न एक सच्चाई के रूप में मेरे सामने आया है या ये मेरा भ्रम है? फिर सोचने लगी, लेकिन ये भोर का स्वप्न है, सच भी हो सकता है। दूसरे दिन महारानी ने महामंत्री योगेंद्रायण को स्वप्न के विषय में बताया। महारानी की बात सुनकर योगेंद्रायण समझ गए कि उनकी बातों का असर महारानी के समक्ष स्वप्न बनकर आ गया है। अब मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए। यही अवसर है कि मैं महाराज के जीवन से महारानी को दूर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे राजपुरोहित का आश्रय लेना होगा। महामंत्री ने रात्र के स्वप्न के विषय में राजपुरोहित को बताया तो राजपुरोहित ने कहा कि ये भोर का स्वप्न है, सत्य होगा। महामंत्री योगेंद्रायण ये जानते थे कि राजपुरोहित ऐसा ही कुछ कहेंगे। महामंत्री ने राजपुरोहित से कहा कि वो महारानी को इस स्वप्न के विषय की संपूर्ण स्थिति से अवगत कराएं, जिससे महाराज के जीवन पर आने वाले संकट को दूर किया जा सके। राजपुरोहित ने महारानी वासुदत्ता को इस स्वप्न के दुष्प्रभाव के विषय में बताया। तब महारानी ने पूछा, क्या इस स्वप्न के बुरे प्रभाव को समाप्त करने का कोई उपाय है? उपाय तो है, पर वो बहुत कठिन है और दुरूह भी। उस उपाय को आप कर नहीं सकती और उस उपाय को करने की मैं सलाह भी नहीं दूंगा। राजपुरोहित ने सम्मानित मुद्रा में जवाब दिया। पुरोहित जी, आप बताइए उपाय क्या है? वो उपाय कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं करूंगी। महारानी ने आग्रह करते हुए पूछा। महारानी, आपको दुनिया और महाराज की दृष्टि में मृत्यु को गले लगाना होगा, अर्थात आपको मृत्यु का नाटक करना होगा। महाराज के सम्मुख ये प्रदर्शित करना होगा कि आपने अग्निदाह कर दिया है। महाराज आपके विरह में व्याकुल हो जाएंगे और फिर 1 वर्ष बाद आप स्वयं उनके पास वापस आ जाइएगा। ऐसा करने से महाराज पर आया संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। पुरोहित ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। महारानी ने जब पुरोहित की बात सुनी तो उन्होंने योगेंद्रायण को बुलवाया और उनसे कहा, महामंत्री योगेंद्रायण जी, मैं महाराज के जीवन पर आए हुए संकट को समाप्त करने के लिए स्वयं की मृत्यु का झूठा नाटक करने को तैयार हूँ। आप इसका प्रबंध कीजिए और इस बात की जानकारी आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरे मृत्यु का नाटक इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि महाराज ये समझ जाएं कि अग्नि में जलकर मेरी मृत्यु हो गई है। मैं एक पत्नी हूँ, अपने पति पर आए संकट को दूर करना मेरा कर्तव्य है और महारानी होने के नाते महाराज को राज के प्रति उनके कर्तव्यों का एहसास करवाना भी मेरा दायित्व है। उसके बाद महारानी ने योगेंद्रायण के साथ मिलकर अपने मृत्यु का ऐसा नाटक रचा कि महाराज को यकीन हो गया कि वासुदत्ता के कक्ष में भीषण आग लगने के कारण वो उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई।
वासदत्ता के मौत की सूचना ने महाराज उदयन को विक्षिप्त कर दिया, जबकि वास्तविकता के विपरीत महारानी जीवित थी। लेकिन उन्होंने अपने राज्य और राजा की सुरक्षा और उन्नति के लिए अपने सुखों का बलिदान कर दिया। महामंत्री योगेंद्रायण ने जब महारानी के त्याग को देखा तो उनका स्वयं पर मन विचलित होने लगा। उनका मन स्वयं को धिक्कारने लगा, लेकिन राज के हित के लिए यह करना आवश्यक था। उनका शीश स्वतः ही महारानी वासदत्ता के आगे श्रद्धा से झुक गया। योगेंद्रायण ने अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति की पत्नी, जो मगध राजमहल में राजकुमारी पद्मावती की दासी थी, उसके माध्यम से महारानी वासदत्ता को मगध के राजमहल में सुरक्षित पहुंचवा दिया। वहां उस दासी ने वासदत्ता को अपनी बहन कहकर राजकुमारी पद्मावती से मिलवाया। राजकुमारी पद्मावती ने वासदत्ता से वार्तालाप किया और उससे संतुष्ट होकर उसे अपनी दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। राजकुमारी पद्मावती वासदत्ता के व्यवहार, वार्तालाप और व्यक्तित्व से बहुत जल्दी ही प्रभावित हो गई। वासदत्ता को अपनी खास दासी बना लिया, जो हर वक्त पद्मावती के निकट ही रहने लगी। एक दिन जब वासदत्ता पद्मावती का श्रृंगार कर रही थी, तो पद्मावती ने वासदत्ता से मुस्कुराते हुए कहा, माया। वासदत्ता ने अपना नाम माया बताया था। तुम्हारे श्रृंगार करने का तरीका तो महारानियों के जैसा है। मुझे तो तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और तुम बिना मेरे निर्देश दिए ही वो कार्य कुशलतापूर्वक कर लेती हो। तुम्हारे बात, व्यवहार और श्रृंगार करने के कौशल को देखकर मुझे कभी कभी तुम पर संदेह होने लगता है कि कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला है कि तुम दासी हो। मुझे तो तुम्हारे क्रियाकलाप राजकुमारियों जैसे लगते हैं। राजकुमारी पद्मावती ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी पद्मावती की बात सुनकर वासदत्ता का चेहरा भय से पीला पड़ गया, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। परंतु तुरंत ही वासदत्ता ने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली और हंसते हुए कहने लगी, राजकुमारी, मैं कहीं की राजकुमारी तो नहीं हूँ, परंतु मैं राजकुमारी और महारानी की सेवा में बहुत दिनों तक रही हूँ। अच्छा, तो ये भी बता दो कि तुम किस राज्य की राजकुमारी की सेवा में रही हो और किस देश की महारानी की सेवा का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है? राजकुमारी पद्मावती ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा। राजकुमारी, मैं राजकुमारी वासदत्ता की खास दासी थी और जब उन्होंने महाराज उदयन से गंधर्व विवाह किया, वो वत्सराज चली गईं, तो बाद में महाराज चंद्रप्रदोत ने मुझे राजकुमारी की सेवा में वत्सराज भेज दिया था। इस तरह मुझे राजकुमारी और महारानी दोनों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था। वासदत्ता ने गंभीरता से जवाब दिया, माया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो तुम्हारे क्रियाकलाप को देखकर पहले ही शक था कि तुम राजकुमारी और महारानियों के संरक्षण में रही हो। तभी हर कार्य में तुम कुशल और चतुर हो। आज से तुम मेरी खास दासी ही नहीं, बल्कि मेरी प्रिय सखी भी बन गई हो। अब मैं विवाह के पश्चात तुम्हें अपने साथ अपनी ससुराल लेकर जाऊंगी। राजकुमारी पद्मावती ने वासदत्ता को प्रेम से देखते हुए कहा। राजकुमारी, क्या आपका विवाह होने वाला है? वासदत्ता ने विनम्रता पूर्वक पूछा। हाँ, संभवतः जल्दी ही मेरा विवाह हो जाए, पद्मावती ने शर्माते हुए जवाब दिया। राजकुमारी, वो किस देश का भाग्यशाली राजकुमार है जिसे हमारी सर्वगुण संपन्न 64 कलाओं में पारंगत अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी राजकुमारी पद्मावती पत्नी के रूप में प्राप्त होंगी? वासदत्ता ने पद्मावती को छेड़ते हुए पूछा। वो ही भाग्यशाली नहीं है, मैं भी उन्हें अपने पति के रूप में पाकर गर्व का अनुभव करूंगी, पद्मावती ने कहते हुए अपनी नजरें झुका ली। उनका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। हमें भी बताइए कि वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? वासदत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बताती हूँ माया, हमारी राजकुमारी को उनका नाम लेने में लज्जा आ रही है। वो हैं वत्सराज के महाराज उदयन, कक्ष में एक अन्य दासी ने आते हुए कहा। महाराज उदयन का नाम सुनकर वासदत्ता के हृदय में एक क्रिंच चुभ गई। उनका दर्द उनके चेहरे से होता हुआ आंखों में आंसू बनकर बैठ गया। वासदत्ता ने जब ये सुना
तो उनके हृदय में दर्द की लहरें उठने लगी। वो सोचने लगी कि महाराज ने इतनी जल्दी मेरी स्मृतियों को अपने हृदय से मिटाकर किसी और को अपने हृदय की स्वामिनी बनाने का निर्णय ले लिया, जबकि मैंने अपने समस्त सुखों को उनके लिए तिलांजलि दे दी। वासुदत्ता ने अपनी आंखों के आंसुओं को बहुत कुशलतापूर्वक छिपा लिया। तभी वासुदत्ता को पद्मावती की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, माया, महाराज के महामंत्री योगेंद्रायण ने मेरे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना है कि जिस दिन महारानी वासुदत्ता की मृत्यु हुई उसके बाद उनके पिता महाराज चंद्रप्रदोत बहुत क्रोधित हैं। उनका कहना है कि मेरी पुत्री की मौत कोई दुर्घटना नहीं है, उसे महाराज ने मौत को वरण करने के लिए बाध्य किया होगा। इस कारण वो वत्सराज पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। राज्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसलिए महाराज ने राजनीति के तहत विवाह प्रस्ताव भेजा है। पहले तो मैंने इस विवाह के लिए मना कर दिया था, परंतु महामंत्री योगेंद्रायण ने मुझसे कहा कि यदि आप महाराज से विवाह करेंगी तो संभवतः उनकी पत्नी का वियोग कुछ कम हो सके। आप भी महारानी वासुदत्ता की ही तरह अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी है। महामंत्री योगेंद्रायण की बात सुनकर मैंने भी इस विवाह की स्वीकृति दे दी। मैंने इस विवाह की स्वीकृति क्यों दी, ये नहीं पूछोगी माया? पद्मावती ने गर्म से अपनी गर्दन तान कर कहा। क्यों स्वीकृति दी आपने राजकुमारी? वासुदत्ता ने धीरे से पूछा, जबकि उसके हृदय में तूफान मचा हुआ था। माया, पहले भी महामंत्री योगेंद्रायण महाराज उद्दयन के विवाह का प्रस्ताव लेकर के मेरे पास आए थे, पर उससे पहले ही महाराज ने अवंती की राजकुमारी से प्रेम विवाह कर लिया। फिर भी मैं उनकी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैं भी महाराज उद्दयन के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी। उनका संगीत सभी को अपने मुंह पास में बांधने में समर्थ है, परंतु महाराज ने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि वो महारानी वासुदत्ता के प्रति अपने प्रेम को किसी और के साथ बांट नहीं सकते। जब मैंने ये सुना तो मुझे महारानी वासुदत्ता से ईर्ष्या होने लगी। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया कि मैं अगर विवाह करूंगी तो महाराज उद्दयन से ही करूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अब मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है तो मैं उस अवसर को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं महाराज उद्दयन के दिल से महारानी वासुदत्ता के प्रेम और अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त करके उनके हृदय पटल पर स्वयं विराजमान हो जाऊंगी। महाराज उद्दयन मेरे रूप सौंदर्य को देखकर वासुदत्ता के सौंदर्य को अपने मानस पटल से विस्मृत कर देंगे और मुझे अपने हृदय पटल पर सदा के लिए विराजमान कर लेंगे। राजकुमारी पद्मावती ने गर्व से कहा। राजकुमारी, प्रेम से प्राप्त किया जाता है, उसे बलात् प्राप्त नहीं किया जाता। दूसरी बात, प्रेम करने वाले किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उससे तो बिल्कुल भी नहीं जिससे वो प्रेम करते हों। उनका प्रेमी जिससे प्रेम करता है उससे भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने प्रेम से प्यार करेंगे तो अपने प्रेमी के मन में अपने प्रेम का स्थान स्वतः ही बनाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए मेरे विचार से अपने प्रेमी के प्रेम से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करें तो अपने प्रियतम के हृदय पटल पर विराजमान होने में अधिक समय नहीं लगेगा। वासुदत्ता ने गंभीरता से कहा। माया, तुमने तो मेरे साथ रहते हुए बहुत गूढ़ बातें करना सीख ली है। इसे कहते हैं अच्छे लोगों की संगत का असर। पद्मावती ने गर्व से कहा और कक्ष से बाहर निकल गई। वासुदत्ता के हृदय को पद्मावती की बात सुनकर बहुत संतोष हुआ। वो समझ गई कि महाराज उद्दयन आज भी अपनी वासुदत्ते को अगाध प्रेम करते हैं और संभवतः सदैव वासुदत्ता ही उनके हृदय पटल की स्वामिनी बनी रहेगी। विवाह के पश्चात राजकुमारी पद्मावती महारानी पद्मावती बन गई। प्रथम मिलन की रात में ही महाराज उद्दयन ने पद्मावती से कह दिया कि उनके हृदय में आज भी वासुदत्ता का प्रेम विद्यमान है, परंतु वो कोशिश करेंगे कि वो उन्हें अपने हृदय में वही स्थान दे सकें जो उन्होंने वासुदत्ता को दिया था।
समय के साथ पद्मावती ने महसूस किया कि उनका अहंकार और वासदत्ता के प्रति उनकी ईर्ष्या उन्हें महाराज उदयन के हृदय से दूर कर रही है। यह एहसास होते ही पद्मावती ने वासदत्ता के विषय में महाराज से बात करना प्रारंभ कर दिया। वो उदयन से पूछती कि आपको महारानी वासदत्ता के कौन से गुण से ज़्यादा प्यार था, वो आपको क्यों पसंद थी। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ जिससे मैं आपके हृदय को जीत सकूं। जब उदयन ने देखा कि पद्मावती अब वासदत्ता से ईर्ष्या नहीं करती बल्कि वासदत्ता के लिए उनके मन में सम्मान और प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है तो वे पद्मावती के नजदीक आने लगे और अपना निश्चल प्रेम पद्मावती को देने लगे। एक दिन पद्मावती ने महाराज उदयन से वासदत्ता का चित्र बनाने के लिए कहा। उदयन इसके लिए तैयार हो गए। जब वासदत्ता का चित्र बनकर तैयार हुआ और महाराज ने उस चित्र को महारानी पद्मावती को दिखाया तो उस चित्र को देखकर पद्मावती चौंक गई और वो समझ गई कि माया कोई और नहीं महारानी वासदत्ता ही है। महारानी पद्मावती ने वासदत्ता और उदयन को पुनः मिलवाने का निर्णय लिया क्योंकि पद्मावती अभी अच्छी तरह से समझ गई थी कि प्रेम करने वालों के हृदय में ईर्ष्या, अहंकार, दुर्भावना और नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि प्रेम में उपरोक्त अवगुणों का समावेश हो जाएगा तो प्रेम की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। महारानी पद्मावती ने जब ये निर्णय लिया तो उन्होंने एक दिन महाराज को अपने कक्ष में बिना किसी आहट किए प्रवेश करने के लिए कहा। पद्मावती ने महाराज उदयन से कहा था कि यदि वो उसके कथनानुसार उनके कक्ष में प्रवेश करेंगे तो वे दुनिया का सबसे अनमोल उपहार उन्हें देंगी। अपनी पत्नी महारानी पद्मावती का अगाध प्रेम देखकर महाराज उदयन इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बिना आहट किए हुए, बिना किसी को बताए रात्रि में तुम्हारे कक्ष में प्रवेश करूंगा। पद्मावती ने वासदत्ता को भी महाराज के आगमन की सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार जब महाराज बिना आहट किए महारानी पद्मावती के कक्ष में आए तो अपने समक्ष अपनी प्रिय महारानी वासदत्ता को देखकर अचंभित रह गए। जब महाराज को वासदत्ता के स्वप्न के विषय में पता चला तो वो समझ गए कि ये चाल उनके महामंत्री योगेंद्रायण की थी। वो वत्सराज को मगध की विस्तार नीति से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वासदत्ता की परीक्षा लेने के लिए चाल चली। वासदत्ता के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न की और वासदत्ता से कहा गया कि वो अपने प्रेमी के जीवन के लिए अपने सुखों को त्याग कर उसकी आहुति दे दे। वासदत्ता इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। अपने पति के जीवन के लिए अपने सुखों की आहुति देने के लिए तैयार होने वाली औरत कोई साधारण नहीं, एक छत्राणी थी जो अपने पति से अगाध प्रेम करती थी। उदयन ने जब इस बात का उल्लेख महामंत्री योगेंद्रायण से किया तो उन्होंने अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगी और कहा कि इस कार्य में उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उन्होंने ये सब अपने राजा, देश, प्रजा के लिए किया। अब उनके महाराज और महारानी जो दंड देना चाहें वो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। महामंत्री योगेंद्रायण की बात सुनकर महारानी वासदत्ता ने कहा, महामंत्री, यदि राजहित के लिए महाराज का विवाह मगध राजकुमारी पद्मावती से करना इतना ही आवश्यक था तो आपको मुझसे खुलकर वार्तालाप करना चाहिए था। महाराज यदि विवाह के लिए तैयार ना होते तो मैं उन्हें तैयार करती और देश और प्रजा के कल्याण के लिए ये अति आवश्यक था तो मैं स्वयं राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जाकर उन्हें महाराज की पत्नी बनने के लिए तैयार कर लेती, परंतु आपने हमें राजनीति के चौसर पर दांव की तरह लगा दिया। यह आपने उचित नहीं किया। इतिहास गवाह है कि स्त्रियों ने सदा ही अपने पति और देश के लिए अपने सुखों की आहुतियां दी हैं। फिर आप कैसे भूल गए कि हम दोनों महारानी वासदत्ता और राजकुमारी पद्मावती अपने देश और अपनी प्रजा के हित के लिए अपने सुखों का त्याग नहीं करेंगी।
आपको शायद ज्ञात नहीं है या आपको या विस्मृत हो गया है कि हम स्त्रियां त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटी हैं। हमें त्याग और बलिदान करके गर्व का अनुभव होता है, परंतु झूठ और विश्वासघात हमें बर्दाश्त नहीं है। फिर भी हम आपको क्षमा करते हैं, क्योंकि ये झूठ और विश्वासघात व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश हित के लिए किया गया था। इसलिए आपका अपराध क्षमा के योग्य है। महारानी वासदत्ता ने कठोर शब्दों में कहा। महामंत्री योगेंद्रायण ने लज्जा से अपना शीश झुका लिया। ये थी मेरी कहानी वासदत्ता। ये बात सत्य है, वासदत्ता पर कई लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है। भास जी ने प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्न वासदत्ता दोनों नाटक लिखे हैं जो बहुत ही प्रचलित और ये संस्कृत में लिखा गया है। इसे पढ़ करके भी इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। वैसे मैं इतिहास की छात्रा रही हूँ। मैंने इतिहास विषय, प्राचीन इतिहास विषय में ही डॉक्टरेट किया है, तो ये मेरा पसंदीदा विषय था। मैंने भी सोचा इस कहानी को उद्यन और वासदत्ता पद्मावती के त्रिकोण प्रेम को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं। मैंने इसमें बहुत काल्पनिक चीज़ों का समावेश नहीं किया है, वरना इसकी ऐतिहासिकता, जो इसके ऐतिहासिक तथ्य थे, वो नष्ट हो जाते। मैंने बस एक स्वरूप दे दिया है कि इन लोगों का, वासदत्ता का और उद्यन का प्रेम कैसे हुआ और पद्मावती से उनका मिलन कैसे हुआ, बाद में उद्यन और वासदत्ता का मिलन कैसे हुआ। इसको मैंने तथ्यों के आधार पर, साहित्यिक तथ्यों के आधार पर, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य तो इसके प्राप्त नहीं होते, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर मैंने ये कहानी लिखी है। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी समीक्षा जरूर दीजिएगा। मुझे आपकी समीक्षाओं का इंतजार रहेगा। और अगर कहानी आप लोग के दिल के नज़दीक जाए, मेरी कहानी आपको पसंद आती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।